उस कंट्री का नाम है जापान। माय डियर फ्रेंड्स, जापान एक ऐसा कंट्री है जो जापान 1947 में एटॉम बम के कारण पूरा का पूरा कंट्री मतलब डिस्ट्रॉय हो चुका था। जापान के पास कुछ भी नहीं था, ठीक है। बहुत बुरी हालत से गुजर रहा था वो कंट्री जापान। 1946 की बात कर रहा हूं मैं। 1946 में ऐसा हुआ था जापान में। और इंडिया आजाद कब हुआ आप लोगों को तो पता है। इंडिया डेवलप कौन सा साल में हुआ? 1947। मैं सही बोल रहा हूँ ना? अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बता सकते हो। तो इंडिया को आजादी मिला 1947 में, और जापान डिस्ट्रॉय हुआ था 1946 में। मतलब हमें एक ही टाइम से अपना कंट्री को डेवलप करने का मौका मिला, एक ही टाइम से। आप समझ चुके हो ना मेरी बात को? तो उसी टाइम से जापान भी अपना कंट्री को डेवलप करने का जो भी कर सकते हैं वो लोग करना शुरू कर दिया। इंडिया भी करना शुरू कर दिया। अभी इंडिया कहाँ पे है और जापान कहाँ पे है, आप समझ सकते हो ना। जापान आज एक डेवलप कंट्री है। जापान के पास क्या नहीं है। कुछ लोग कॉमेडी भी करते हैं, जब लाइट चला जाता है जापानी लोग खुद ठीक कर लेते हैं, ठीक है। और इंडिया वाले बाहर जाके देखते इसका भी नहीं मेरा भी नहीं, चल कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम जो रीजन है ना उसको नहीं ढूंढते। पड़ोसी का लाइट चला गया हमारा भी चला गया, चलो ऐसे ही सो जाएंगे। लेकिन जापानी लोग ऐसा नहीं, जापानी लोग खुद ठीक कर लेते हैं उस प्रॉब्लम को। मतलब जापान आज टेक्नोलॉजी के बारे में बताओ या एजुकेशन के बारे में बताओ, इनकम के बारे में बताओ, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताओ, सभी साइड में अगर आप देखेंगे एग्जामिन करेंगे तो जापान हमसे बहुत एडवांस है। जैसे देवाशीष सर आपको बता रहा था शुरू में कि सीखना किससे चाहिए? जो आपसे आगे है, जो आपसे बेहतर जानते हैं उससे तो सीखना चाहिए। अगर जापान आज इंडिया से आगे है तो क्या हमें जापान से नहीं सीखना चाहिए? ऑफ कोर्स सीखना चाहिए। और ये मेरा कहा हुआ बात नहीं है। जापान से सिर्फ इंडिया को ही नहीं सीखना चाहिए, जापान से तो अमेरिका भी सीखते हैं। अमेरिका आज के दिन में ये पूरा वर्ल्ड को राज करते हैं ना, हुकूमत करते हैं, फिर भी अमेरिका जापान से सीखते हैं। मतलब जापान ऐसा कंट्री है जिसके पास भरपूर नॉलेज है, बहुत ज्ञान है। ऐसा नहीं कि इंडिया वाले के पास नहीं है, इंडिया वाले के पास भी है। लेकिन हमारे साथ और एक चीज है, क्या पता है? ईजीओ, ठीक है, ईगो। हम ईगो को छोड़ नहीं सकते हैं। हम क्यों सीखेंगे जापान से? ठीक है, हम चिल्लाएंगे, हम जाके प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन सीखने के लिए कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उसी जापान का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसको कहते हैं काइजेन टेक्निक। ये काइजेन टेक्निक ऐसा टेक्निक है ना जिसके जरिए हम अपना जो भी गोल है, जो भी ड्रीम से, जो भी सक्सेस हम जिंदगी में पाना चाहते हैं उसको हम पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और काइजेन का अगर मैं सीधा सीधा मतलब आपको समझा दूं, काइजेन का मतलब होता है छोटा छोटा कदम, स्मॉल स्मॉल स्टेप, ठीक है। आपका स्मॉल स्मॉल स्टेप से आपको बहुत बड़ा बड़ा बिग बिग सक्सेस मिल सकता है। लेकिन ये बात हम इंडियंस को पसंद नहीं होता है। हमें तो एक ही बार में चाहिए, हमें तो एक ही बार में चाहिए। रातों रात करोड़पति बनना है हमें। नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया, अगला पहला ही महीना में हमें 1 लाख रुपीज चाहिए, हमें जल्दी में चाहिए। लेकिन काइजन टेक्निक कहता है कि नहीं, ये गलत है। आपको एक ही बार में नहीं मिल सकता है, अगर मिलेगा भी ये परमानेंट नहीं रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्मॉल स्मॉल स्टेप से जाना पड़ेगा। अगर हम पहले तो गोल सेट करेंगे, और गोल सेट करने के बाद उस गोल को डिवाइड करना पड़ेगा काइजन के रूप में, उसको अचीव करने के लिए। हम डिटेल में बात करेंगे कैसे आप वेस्टीज में भी अपना गोल को अचीव कर सकते हो। पहले आपको काइजन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, इसके जरिए बहुत सारा कंट्रीज को कैसे बेनिफिट मिला। माय डियर फ्रेंड्स, टोयोटा के बारे में आपको पता होगा। टोयोटा एक कंपनी है कि नहीं, जो कार व्हीकल बनाते हैं टोयोटा। आप टोयोटा इटियोस देख सकते हो, टोयोटा का फॉर्च्यूनर भी है, ठीक है। आज से लगभग 50 इयर्स बिफोर की बात कर रहा हूँ आपको। टोयोटा के पास कुछ भी नहीं था, टोयोटा जीरो पे आया था, टोयोटा का कार नहीं बेच रहा था, लोग पसंद नहीं कर रहे थे। तो टोयोटा सोचा कि हम क्या कर सकते हैं जिसके जरिए अपना कंपनी को आगे ले सकते हैं। तो टोयोटा ने क्या किया,
कि अपना कंपनी के अंदर बहुत सारा नौकरी करने वाले लोग हैं, बहुत सारा जॉब करते हैं कंपनी में। आपको भी पता होगा कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो टोयोटा ने क्या किया, अपने कंपनी के अंदर जितने भी काम करने वाले लोग थे सभी लोगों को बुलाया, एक जगह में, एक हॉल में बुलाया, बुला के एक मीटिंग अरेंज किया। मीटिंग अरेंज करने के बाद जो भी एम्प्लॉइज थे वहां पे, लगभग 100-200 एम्प्लॉइज थे, तो 100-200 एम्प्लॉइज को बोला कि अभी आपको पता होगा टोयोटा बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे, तो आपको सैलरी देने में भी हमें दिक्कत आ रहा है, तो आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप जितने भी हमारे साथ एम्प्लॉइज हो आपके तरफ से बस एक एक सजेशन चाहिए, ओनली वन सजेशन, ज्यादा नहीं, ओनली वन सजेशन आप एक कागज का टुकड़ा में लिखेंगे, लिख के इस डब्बे में दे देंगे। ये सजेशन ऐसा होना चाहिए जिसके जरिए टोयोटा को हम बहुत आगे ले सकते हैं। अभी देखो टोयोटा के पास बहुत बड़ा बड़ा इंजीनियर था, बहुत बड़ा बड़ा साइंटिस्ट थे, लेकिन उसके बाद भी जो एम्प्लॉइज थे इनके पास डिग्री इतना ज्यादा नहीं था, वो लोग छोटा मोटा काम करते थे। लेकिन इस एम्प्लॉइज को ना टोयोटा का जो ओनर है वो इग्नोर नहीं किया, एम्प्लॉइज को बुला के उनके जरिए छोटा छोटा मतलब कागज का टुकड़ा में बस एक एक सजेशन लिया। आपको सुन के हैरानी होगा, वही सजेशन से टोयोटा कंपनी का ओनर काम करना शुरू कर दिया और अगले कुछ सालों के अंदर टोयोटा फिर से दुनिया का नंबर 1 कंपनी बना। माय डियर फ्रेंड्स, छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल सजेशन के साथ काम करके एक टोयोटा जैसा कंपनी खड़ा हो सकता है। तो क्या आपका गोल अचीव नहीं हो सकते? ऑफ कोर्स हो सकते हैं। इसको और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से समझने के लिए मैं आपके साथ कुछ स्पेशल बातें शेयर करना चाहता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली होता क्या है ना, हमारे अंदर सक्सेस को पाने के लिए या खोने के लिए एक ही चीज रहता है, वो होता है डर, फियर। जो डर के कारण हम भाग जाते हैं, डर के कारण हम काम शुरू नहीं करते, और यही डर हमें बहुत पीछे ले जाता है। आपको अगर एग्जाम्पल के जरिए समझा दूं, आज आसाम में शायद हायर सेकेंडरी का एग्जामिनेशन का शायद रिजल्ट हुआ है, लास्ट डे एसएसएलसी का रिजल्ट निकला था। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी ये बोर्ड एग्जाम आता है ना, हमारे मन के अंदर एक डर आ जाता है, ऐसा डर आता है, कुछ लोग तो खाना पीना छोड़ देते हैं। बोर्ड एग्जाम है, एसएसएलसी का एग्जाम है, एसएस का एग्जाम है, लेकिन नहीं, हम डर जाते हैं कि ये कैसा होगा, क्या करेंगे, मतलब कोई आके अगर थोड़ा सा उल्टा सीधा बोल देते हैं तो हम तो क्या कर देंगे, ऐसा लगता है बोर्ड एग्जाम के टाइम में। लेकिन जब आपका क्लास में टेस्ट एग्जाम होता है ना, वो जो क्लास में हमेशा होते रहते, तो उस क्लास एग्जाम का टेस्ट एग्जाम में कि आप इतना सीरियस नहीं होते, और अपना जो टेस्ट एग्जाम होता है उसको लेके आप इतना सीरियस भी नहीं होते, और आपके अंदर इतना डर भी नहीं रहता है, आप उसको आसानी से दे देते हो और एग्जाम में रिजल्ट भी अच्छा वाला आता है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूंगा, जो आपका टेस्ट में जो पेपर आता है ना, आपका बोर्ड एग्जाम में भी सेम टू सेम पेपर आता है, कोई फर्क नहीं है। दो एक 1-2 क्वेश्चन का इधर उधर हो सकता है, लेकिन एग्जाम सेम टू सेम होता है। लेकिन बचपन से हमारे माइंडसेट ऐसा करके बना दिया हमारे फैमिली वाले ने कि बोर्ड एग्जाम है भाई, बोर्ड एग्जाम, मतलब इसका जो इमेज है ना हमारे माइंड के अंदर इस तरीके से फिट करके दिया गया है कि बोर्ड एग्जाम को लेके हम हमेशा डर के रहे। लेकिन जिस दिन एक स्टूडेंट अपना बोर्ड एग्जाम को अपना टेस्ट एग्जाम का हिसाब से देखने लगेंगे, उसके अंदर कोई भी फियर नहीं रहेंगे। तो क्या करना पड़ेगा उसको, बचपन से इस ट्रेन अप करना पड़ेगा कि बोर्ड एग्जाम मतलब टेस्ट एग्जाम एज इट इज सेम एग्जाम, तू बस पढ़, अच्छे से पढ़, वो ऐसे अच्छा रिजल्ट करके आएगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये जो डर है हमारे अंदर ना, इसको और थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे हैं, आप लोगों के सामने अगर एक 2x2 का काठ का टुकड़ा रख दिया जाएगा, मतलब मिट्टी के ऊपर, ठीक है, मिट्टी के ऊपर 2x2 या 2x4 का एक काठ का टुकड़ा हम रख देते हैं, और अभी आपको क्या करना है, उसके ऊपर से जाना है।
चल के जाना है, क्या आप चल के जा पाओगे या नहीं? यस और नो मुझे चैट बॉक्स में बता दो। यस, तो सवाल को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था शुरू में, ठीक है, तो अभी आपको समझ आया। मतलब अगर हम उस टुकड़ा काठ का टुकड़ा को हम जमीन के ऊपर ऐसे रख देते हैं तो उसके ऊपर से हम चल के जा सकते हैं, है कि नहीं? अभी सवाल को ध्यान से सुनिएगा। उसी टुकड़ा को जो दरवाजे का साइज का होता है, डोर का साइज का, उसी टुकड़ा को हम क्या करेंगे, दो बिल्डिंग है, ठीक है, दो बिल्डिंग है एक ही साथ में, बीच में गैप है थोड़ा सा, 2-3 फुट का एक गैप है। अभी हम क्या करेंगे, वो काठ का टुकड़ा को दो बिल्डिंग के बीच में रख देंगे। मतलब एक हिस्सा इस बिल्डिंग में, दूसरा हिस्सा इस बिल्डिंग में, बीच में इतना सा गैप है। यहाँ पे क्या है, ये काठ का टुकड़ा है। आपको क्या करना है, ये टुकड़ा पहले जैसे आप जमीन के ऊपर से चला गया था काठ टुकड़ा के ऊपर से, अभी आपको यहां से जाना है। अभी आप जा पाएंगे कि नहीं? देवासी सर कहते हैं नो, बाकी लोग? संदीप सर जाएंगे, आप तो बहादुर हो सर। तृष्णा मैम भी जाएंगे, त्रिशा मैम भी जाएंगे, ये लोग बहादुर लोग हैं मेरे सामने। मैम ये टुकड़ा ना अभी मतलब 6 फ्लोर के ऊपर में है, उस बिल्डिंग में 6 फ्लोर है और 6 फ्लोर के ऊपर में है, इस तरह से है। और नीचे इतना सा गैप है, आप अगर नीचे ऐसे देखेंगे ना आप डर जाएंगे। तो जयसिंह सर भी नहीं जाएंगे। तो कुछ लोग जा सकते हैं लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? डर के कारण नहीं जाएंगे। ऐसा ही एक टावर है जो मलेशिया में है, ठीक है, मलेशिया में एक ट्विन टावर है जहां पे एक बिल्डिंग से दूसरा बिल्डिंग के बीच में एक ग्लास का, मतलब जैसे काठ का टुकड़ा मैंने बता दिया, वहां पे ग्लास का टुकड़ा है, आपको उसी में से जाना है। बहुत सारे लोग नहीं जा सकते। तो क्यों नहीं जा सकते पता है? फर्क तो ज्यादा नहीं है, यहाँ पे जमीन पे था, वहां पे ऊपर में है, लेकिन अब डर जाते हो। इसी डर के कारण हम अपना कामयाबी को हासिल नहीं कर सकते। जिस दिन हम अपना इस डर को निकाल देंगे, अपना फियर को निकाल देंगे ना, हमें कोई भी कामयाबी को हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकते, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको बता दूं, जापानी लोग ऐसे नहीं करते। जापानी लोग डेली का काम डेली करते, छोटा छोटा टास्क बना के काम करते। एक कपड़ा गंदा हुआ, बस उसी दिन धो देंगे, अगला हफ्ते के लिए नहीं रखेंगे। तो इसी तरह से हम अगर छोटा छोटा कदम लेंगे, छोटा छोटा स्टेप लेंगे, तो हमें ज्यादा बड़ा बड़ा सक्सेस मिल सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपने सुना होगा, फिर से मैं आपको कहता हूं कि यू आर द रिजल्ट ऑफ योर हैबिट। आप और कोई नहीं, आप बस अपना हैबिट का रिजल्ट। अगर आप आज जो जिंदगी जी रहे हो ना, मतलब आपका जो हैबिट अभी तक है उसी का रिजल्ट आपको मिल रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इससे ज्यादा बड़ा रिजल्ट मिले, ज्यादा बड़ा कामयाबी मिले, आपको क्या करना पड़ेगा? अपना हैबिट को बदलना पड़ेगा। लोग यही पे थक जाते हैं, क्योंकि आप चाहते हो कि आपका 6 पैक बॉडी हो, आप बहुत सुंदर दिखो, आप डेली एक्सरसाइज करना चाहते हो। यहाँ पे कितने पार्टिसिपेंट्स है जो डेली एक्सरसाइज करते हैं? मैं एक बार देखना चाहता हूँ, या करना चाहते हैं। करते हैं अगर पूछूंगा तो कोई लोग शर्मा के जवाब नहीं देगा। तो मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पे कितना पार्टिसिपेंट्स है जो डेली एक्सरसाइज करना चाहते हैं। एक बार देख लेता हूं मैं, कौन कौन यहाँ पे है जो डेली एक्सरसाइज करना चाहते हैं। देवाशीष सर करना चाहते हैं, हेमंत सर करना चाहते हैं, ओके ओके, आकांक्षा मैम भी करना चाहते हैं, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई लोग तो पिछले 20 ईयर्स से डेली एक्सरसाइज करना चाहते हैं, कोई लोग तो पिछले 40 ईयर्स से करना चाहते हैं, और कोई लोग तो 70 ईयर्स पहले से एक्सरसाइज करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। क्यों कर नहीं पाते पता है? क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि कल उठूंगा मतलब 5:30 या 4:30 को उठ के मैं तो जाके पूरा 4-5 किलोमीटर रन करके आके फिर से
ऐसा ऐसा करूंगा और विद इन 1 वीक मेरा 6 पैक बॉडी निकलेगा, मेरा बाइसेप ट्राइसेप सभी ठीक हो जाएगा। लोग ऐसे सोचने लगते हैं और कोई कर नहीं सकते। लेकिन जापानी लोग थोड़ा अलग है। जापानी लोग करते क्या है, कहते हैं कि आप अगर अपना हैबिट को बदलना चाहते हो, डेली एक्सरसाइज करना चाहते हो, तो डेली 1 मिनट एक्सरसाइज करो। क्योंकि आप डेली 1 आवर तो डायरेक्ट शुरू नहीं कर सकते हो। अगर आप अभी तक एक्सरसाइज नहीं किया और कल सवेरे उठ के 1 आवर एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको फिर से 1 मंथ बेड रिडन होकर रहना पड़ेगा। आपको शायद हॉस्पिटलाइज भी करना पड़े, क्योंकि आपका बॉडी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट, डेली 1 मिनट आप इंक्रीज करेंगे। कल आप 1 मिनट के लिए एक्सरसाइज करेंगे, परसों आप 1 मिनट ऐड करेंगे, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। ऐसा करके क्या कर सकते हो, आप अपना 30 मिनट या 45 मिनट का एक हैबिट बना सकते हो एक्सरसाइज करने का। लेकिन हमें तो जल्दी चाहिए, लेकिन जल्दी कभी होता है नहीं। कुछ लोग ऐसा भी यहाँ पे डेली अलार्म लगाते हैं, लेकिन सवेरे अलार्म का साउंड सुन के ऐसा लगता है कि कोई आके शायद उनका हालात ही खराब कर दिया। ठीक है, फिर से अलार्म बंद करते हैं, फिर से सो जाते हैं, अपना हैबिट बदल नहीं पाते। माय डियर फ्रेंड्स, यू आर द रिजल्ट ऑफ योर हैबिट। अगर आप अपना रिजल्ट बदलना चाहते हो तो पहले अपना हैबिट बदल लो, और ये जो टेक्निक है ना, इसको इस्तेमाल करो अगर आप फिट रहना